साथियों नमस्कार। साथियों आज हम लेके आए हैं इतिहास विषय। इतिहास विषय से संबंधित चर्चा करेंगे। इतिहास एक परिचय, इतिहास का परिचय करेंगे। किस कालक्रम से किस कालक्रम को हम किस नाम से जानते हैं, किस काल में कौन से प्रमुख शासक रहे हैं, किस काल में कौन से महत्वपूर्ण आविष्कार रहे हैं, किस काल में कौन से महत्वपूर्ण शासकों ने क्या काम किए हैं, भारत में आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन कब और कैसे आया, ये जानेंगे। आज के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान समय में जो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, उसको यदि हम प्राचीन काल से इतिहास से जोड़ें तो हम उसको सकारात्मक रूप में किस तरीके से देख सकते हैं। क्या हमें इतिहास से सीखने की आवश्यकता है? आज के समय में इतिहास से क्या उठाकर लाएं जो हम समाज के लिए बेहतर दे पाएँ, चाहे आर्थिक मुद्दा हो, चाहे सामाजिक मुद्दा हो, चाहे राजनीतिक मुद्दा हो, या अन्य कोई विदेशी संबंधों से संबंधित मुद्दा हो, व्यापार से संबंधित मुद्दा हो। क्योंकि इतिहास हमें सिर्फ जनजीवन के जीवन शैली का ही वर्णन नहीं देता है, बल्कि इतिहास तत्कालीन समय के आर्थिक सामाजिक राजनीतिक जीवन से, व्यापार से, कृषि से और भौगोलिक स्थिति से संबंधित भी जानकारी हमें देता है। तो इस वीडियो में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं किस कालक्रम को किस नाम से हम जानते हैं। तो अंत तक हमें बने रहिए हमारे साथ। अब आगे हम चर्चा करने वाले हैं कालक्रम की, कि किस कालक्रम को किस नाम से जानते हैं, किस समय से नाम परिवर्तन आया, नाम परिवर्तन क्यों हुआ, सारी चीज़ों पर विस्तृत जानकारी। तो सबसे पहले हम लोग भारत का इतिहास जो है उसको समझेंगे कि कितने कालों में हम इतिहास को पढ़ते हैं। तो पहला है प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा एवं अंतिम है ऐतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल है, पाषाण काल है, उसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। उसका उपवर्गीकरण यदि हम करें तो 3 वर्गों में करते हैं। पहला है अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। अब इनके जो समय है वो अन्य किताबों में कुछ और भी हो सकता है। हर इतिहासकार ने इसको अनुमानित किया है, अलग अलग मतभेद हैं इनमें, तो अलग अलग सबके विचार हैं। तो इस सन पे हमें नहीं जाना है कि अज्ञात से 8000 ईसा पूर्व तक ही फिक्स है, ऐसा नहीं है। कुछ इतिहासकार 8000 से पहले भी मान लेते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 8000 नहीं बल्कि ये 10,000 ईसा पूर्व तक रहा है, या ऐसे भी कह लेते हैं कि 12,000 ईसा पूर्व या 7,000 ईसा पूर्व। लेकिन देखा जाए तो 8000 जो ईसा पूर्व समय है वो एक ऐसा समय है जो परिवर्तन आया है, उसके तुरंत बाद कई नई सभ्यताओं का हमें जो है साक्ष्य प्राप्त हो चुका है। तो प्रागैतिहासिक काल का जो पहला चरण है पूरा पाषाण काल, वो अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक मानते हैं, तो ठीक है। मध्य पाषाण काल जो है वो 8000 से 4000 ईसा पूर्व है। इसमें भी कई सभ्यताएं रही हैं, भारत में भी रही हैं, भारत के अड़ोस पड़ोस के देशों में भी कई सभ्यताओं का उस समय उदय हुआ था। तीसरा है नव पाषाण काल, 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इस समय में कई सभ्यताएं विकसित हुई जिनके साक्ष्य हमें मिल चुके हैं, जिन पर खोज अभी भी जारी है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण समय है। यहाँ से कई बार प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि उस समय के जो मानव ने अपना परिवर्तन किया, उस परिवर्तन में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन रहा है पहिए का आविष्कार, आग का आविष्कार। तो और उनकी जो जीवन शैली थी, पहले वो जो है जंगलों में रहते थे, स्थायी निवास नहीं था। फिर इस कालक्रम में उन्होंने स्थायी निवास, कृषि और तमाम अपने जो हथियार उपकरण थे उन पर भी काम कर लिया था। तो ये कालक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नव पाषाण काल को हमें डिटेल में पढ़ना होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग यदि मध्य पाषाण काल की डिटेल में चर्चा करें तो इसको भी 3 भागों में बांटा है, आगे हम आपको बताएंगे इस पर भी। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में हमने जो वर्गीकरण किया है वो सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, और वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो वैदिक सभ्यता जो है उसको भी हमने 2 कालों में बांट लिया है, क्योंकि उसमें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों अलग अलग बांट लिया। ऋग्वैदिक काल को 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 400 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जो है कई ग्रंथ ऐसे हैं जो हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। यानी इतिहास जानने के जो हमारे स्रोत हैं, जो प्रमुख स्रोत हैं,
तो उन स्रोतों में ग्रंथ भी एक बहुत ही प्रमुख स्रोत है। यदि हम इतिहास जानने के स्रोतों पर चर्चा करेंगे, अगले हम किसी अपने वीडियो में विस्तृत जानकारी देंगे कि इतिहास को हम कैसे जानते हैं, तो इतिहास जानने के जो स्रोत हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। उत्तर वैदिक काल के बाद जो हमारा क्रम शुरू होता है वो ऐतिहासिक काल शुरू होता है, और ऐतिहासिक काल में हम इतिहास को भारत का जो इतिहास है वो 3 वर्गों में बांट लेते हैं। उन 3 वर्गों में जो सबसे पहला है वो प्राचीन भारत का इतिहास है, 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक, यानी मगध के उत्कर्ष से लेकर मोहम्मद बिन कासिम के आगमन तक का जो समय है वो प्राचीन भारत का इतिहास है। उसके बाद दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास, 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास, 1707 से 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक। हालांकि आधुनिक काल भी यदि देखा जाए तो जो दिन कल बीत गया है वह भी इतिहास ही है, लेकिन महत्वपूर्ण जो हमें चीज़ें देखनी है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां जो देखनी है, वो 1947 तक ज़्यादा ही परिवर्तनीय रही हैं, तो इसलिए उनको हम ज़्यादा कंसीडर करेंगे। तो प्राचीन इतिहास में कौन कौन से राज्य जो है समृद्ध रहे हैं, कौन कौन से जो है शासक शक्तिशाली रहे हैं, किस वंश से संबंधित थे, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि ये जो कालक्रम, जो समय है, लगभग 1300 वर्षों का जो समय है, इस समय को यदि हम देखें तो पहला तो महाजनपद काल है। 16 महाजनपदों के विषय में हमें जानकारी मिली है बौद्ध ग्रंथ से, और जैन ग्रंथों से भी मिली है, ब्राह्मण ग्रंथों से भी मिली है, लेकिन जैन ग्रंथ जो हैं उनसे ज़्यादा ठोस जानकारी मिल जाती है 16 महाजनपदों के विषय पर। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो महाजनपद है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के शासकों ने लगभग 300 वर्षों तक, यानी 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक शासन किया, और कई जनपदों को अपने अधीन कर लिया, कई जनपदों पर जो है अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। उसके बाद मौर्य जो है समाज आता है। चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना कराई थी। 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य रहा है। उसी समय भारत में, दक्षिण भारत में 3 साम्राज्य थे जो कि जिनको हम संगम काल के नाम से जानते हैं, चेल, चोल और पांडे। चेल, चोल, पांडे के शासक भी दक्षिण भारत में उसी समय शासन कर रहे थे। और जैसे ही मौर्य साम्राज्य का पतन होता है उसके बाद उत्तर भारत में मौर्योत्तर युग आता है। मौर्योत्तर युग में 4 प्रमुख जो है भारतीय शासक, 4 प्रमुख वंश भारतीय रहे हैं, और 4 जो है विदेशी वंश रहे हैं जिन्होंने उत्तर भारत में शासन किया है, जो मौर्योत्तर काल से जिनको हम जानते हैं। यानी गुप्त साम्राज्य से पहले भारत में जो है बहुत ही राजनीतिक परिवर्तन का दौर रहा है। कई वंश आए, थोड़े थोड़े दिनों तक शासन किया, और उसके बाद उनकी सत्ता समाप्त हो गई। उसके बाद गुप्त साम्राज्य है और हर्षवर्धन काल है। यदि हम बात करें जो मौर्योत्तर काल है, तो मौर्योत्तर काल में जो मुख्य वंश रहे हैं उसमें हम आपको बताते चलें कि जो वंश हैं देसी उत्तराधिकारी जिनको कहा जाता है, मौर्योत्तर काल के जो देसी उत्तराधिकारी हैं उसमें शुंग वंश है, कण्व वंश है, सातवाहन वंश है, और एक बाकाटक वंश है। और विदेशी उत्तराधिकारियों की बात करें तो हिंद एवन हैं, शक हैं, पहलव हैं और कुषाण हैं। तो उसके बाद फिर जो है गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन काल। अब हमारा जो दूसरा है वो मध्यकालीन भारत है। तो मध्यकालीन भारत जो है 1707 तक, यानी 712 ईस्वी से 1707 तक जो है एक बहुत ही लंबा समय है। इसको इतिहासकारों ने 2 भागों में बांटा है। यानी पहला जो है वो पूर्व मध्यकाल है और दूसरा उत्तर मध्यकाल है। पूर्व मध्यकाल में जो 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक है, इसको हम लोग राजपूत काल के नाम से भी जानते हैं। और जो उत्तर वैदिक काल है जो 12वीं से 18वीं शताब्दी तक है, उसको हम दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के नाम से जानते हैं। इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं 8वीं से 12वीं शताब्दी तक जो साम्राज्य रहे हैं उनके विषय में बात करते हैं। तो उत्तर भारत में जो मुख्य रहे हैं वो आपके राजपूत में पाल हैं, गुर्जर प्रतिहार हैं, चालुक्य हैं, पल्लव हैं, राष्ट्रकूट हैं। तो ये जो है चालुक्य के भी कई जो है शाखाएं हैं, और इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये उत्तर भारत के हैं। और दक्षिण भारत में जो है वो आपके चेल हैं, चोल हैं, पांडे हैं और शाही चोल हैं। तो इस तरीके से ये राजपूत काल हो गया। और उत्तर मध्य जो काल है, तो उत्तर मध्य काल में आपका उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत है, मुगल हैं, चौहान हैं। दक्कन में आपके विजयनगर बहमनी हैं, और दक्षिण भारत में चेर हैं,
देवगिरी के यादव हैं, वारंगल के काकती हैं और द्वार समुद्र के होयसाल वंश हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है वंश के आधार पर जानेंगे कि किस तरीके से कब किसने शासन। आधुनिक भारत में यदि हम देखें तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन, मुगल साम्राज्य का पतन, नवीन राज्यों का उदय, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, 1857 का विद्रोह, भारत का संवैधानिक विकास, 19वीं सदी के धार्मिक और सामाजिक आंदोलन, निम्न जाति, जनजाति, मजदूर तथा किसान आंदोलन, भारत को ब्रिटिश साम्राज्य की विरासत, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां, आधुनिक भारत की ऐतिहासिक विभूतियाँ। तो इन सब विषयों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हम लोगों ने इस वीडियो में जाना है कि भारत का इतिहास कालक्रम के हिसाब से किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है, उस वर्गीकरण में हमें कहाँ से क्या पढ़ना है और किस तरीके से हम उसको जो है परीक्षा की दृष्टि से देख सकते हैं। यदि हम बात करें लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश के शिक्षक भर्ती टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर, इन 5 परीक्षाओं से संबंधित यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रश्न जो बनते हैं आज की डेट में वो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और आधुनिक भारत का इतिहास, इनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। यदि मध्यकालीन इतिहास यानी पूर्व मध्यकालीन इतिहास से यदि प्रश्न बनते हैं तो उस समय की स्थापत्य कला से संबंधित प्रश्न बनते हैं। दक्षिण भारत के मंदिर पूछ लेते हैं, कौन सा मंदिर किसने बनवाया। यदि ये इससे भी संबंधित प्रश्न ना बनाया तो पूछ लेते हैं किस साम्राज्य की राजधानी क्या थी, कौन सी राजधानी किस नदी के किनारे थी, और जो है उत्तर भारत में कौन सी जो है शैली उस समय मंदिर बनाने की थी, दक्षिण भारत में कौन सी थी, या कौन से शासक में कौन सा जो है साम्राज्य पराजित किया, कौन से वंश के राजाओं को हराया, कौन से राजाओं से कौन सा क्षेत्र छीना। इस तरीके से बात, जैसे अगर हम बात करें तो कन्नौज का जो त्रिपक्षी संघर्ष है उस पर प्रश्न बहुत बनते हैं आजकल। तो इन सब पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इतिहास विषय में जितना जो कुछ भी हमें सीखना है वो सीखना है इसी कालक्रम में, लेकिन सीखना कैसे है इस विषय पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि हम लोग इतिहास को जानेंगे कैसे, हम लोग पढ़ेंगे कैसे, कि इतिहास जो है वो कहाँ से हमें सीखने को मिलेगा। भाई उस समय के जो प्राचीन इतिहास के जो स्रोत हैं उन पर भी तो हमें चर्चा करनी पड़ेगी। इतिहास हम कैसे सीखेंगे, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उसमें 2 स्रोत हैं हमारे पास, एक तो पुरातात्विक स्रोत हैं, दूसरा साहित्यिक स्रोत हैं। तो जो पुरातात्विक स्रोत हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे और साहित्यिक स्रोतों पर भी चर्चा करेंगे। तो मित्रों बने रहिए आप मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। उन स्रोत से प्रश्न बहुत बनते हैं और उनसे संबंधित हम चर्चा करेंगे।